हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, यहाँ पर बेसिकली हम कुछ टर्म्स को समझने वाले हैं। दैट मीन्स ये हमारा मे बी इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझना है, जैसे कि हमने आपसे पहले ही डिस्क्रीट एनर्जी के बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया था। डिस्क्रीट एनर्जी का मतलब क्या है कि हमारी जो एनर्जी यानी कि हमारा जो एटम है ना, हाइड्रोजन लाइक एटम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें ना। बेसिकली हम ये बोर मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बोर का जो मॉडल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? बहुत ही छोटे से एटम के लिए, जैसे कि H हाइड्रोजन हो गया। पहले ये बात समझ लो, हाइड्रोजन एटम के लिए जो है एलिजिबल है। उसके बाद लिथियम प्लस आयन के लिए एलिजिबल है। क्यों प्लस आयन का मतलब क्या होगा कि ऑब्वियस बात है, हाइड्रोजन मतलब सॉरी हीलियम प्लस आयन के लिए एलिजिबल है। उसके बाद लिथियम प्लस प्लस आयन के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इन सभी के देखो लास्ट शेल में जो है मतलब इलेक्ट्रॉन जब ये निकल जाए, जैसे हीलियम का बेसिकली 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया कितना बचा, एक ही तो बचा। लिथियम का 3 होता है, 2 निकल गया तो कितना बचा, एक ही तो बचा। यानी कि ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि बहुत ही छोटे एटम के लिए क्या है जो बोर्स मॉडल है वो एप्लीकेबल है। अभी हम इसके लास्ट में जो है इनके जो है डिफिकल्टीज मतलब कह सकते हो कि आप हम इनकी लिमिटेशन भी देखेंगे। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि इन छोटे छोटे एटम्स के जब इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं और एक्साइट होकर के, जैसा कि आपको पता है कि वो अपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ चले जाते हैं और 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वो वापस अपने लोअर एनर्जी में आते हैं। तो आते समय रास्ते में क्या करते हैं ना कि वो जितनी भी उनकी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वहां से हमें जो एनर्जी मिल रही है, तो हम कह रहे हैं ना कि हमारी वो जो एनर्जी मिल रही है ना सर, वो हमारी एक डिस्क्रीट एनर्जी है। मतलब वो डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि नॉट कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पार्ट पार्ट करके है। कि एक शेल में आई तो एक शेल के लिए एनर्जी कुछ और होगी। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली उसी एनर्जी से फॉल होता जा रहा होगा, नहीं। हर एक स्टेट की जो एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट एनर्जी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं, हम इस एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल को समझते हैं। देखो, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर हम एनर्जी के ही टर्म में ले रहे हैं। बेसिकली पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप ये मेरे को कमेंट करके बताओगे कि एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितने जूल होता है। ठीक है, चलो फिलहाल ये बात की बातें थी, एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब बात समझो, यहाँ पे हमें समझना है सर एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल को समझना है। तो पहले हम लोग समझते हैं एक्साइटेशन, उसके बाद हम लोग समझेंगे आयनाइजेशन। देखो, दो अलग अलग चीजें, थोड़ी सी अगर ध्यान से अगर समझोगे बातों को ना, तो दो अलग अलग आपको यहाँ पर चीजें मिलेंगी। पहले तो हम लोग समझते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल को, देन उसके बाद हम लोग समझते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल को। अच्छा, इसमें से आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो क्या कि इस एक्साइटेशन और आयनाइजेशन पोटेंशियल में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? एक्साइटेशन वाले की ज्यादा होगी उसके बाद, या फिर आयनाइजेशन वाले की ज्यादा होगी? तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है कि वो अपने आप को आयोनाइज करने के लिए प्रिपेयर्ड कर चुका है, और जैसे ही थोड़ी सी उसको और एनर्जी मिली तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, आयोनाइज कर लिया। तो दैट मीन्स यहाँ से ये रिजल्ट, मतलब यहाँ से ये समझ में आ रहा है सर कि जो एक्साइटेशन पोटेंशियल होगी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल से थोड़ी सी कम होगी। तो कितनी होगी, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है बताई गई हैं, एक्सप्लेन करी गई हैं, बट आपको वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू लिखना नहीं है, आपको इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है। क्लियर है? समझ लेते हैं क्या है ये चीज। देखो जब आप समझो, सेम आपको वही चीज बतानी है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एसेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, मतलब जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, एसेलरेट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही एसेलरेट किया और तुरंत ही एक्साइट हो गया, नहीं। उसको अपने उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तक पहुंचना पड़ेगा उसको एक्साइट होने के लिए। समझ रहे हो ना? एक्साइटेशन और आयनाइजेशन थोड़ी सी अलग चीज है। आयनाइजेशन के लिए थोड़ी सी और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो हमने कहा कि सर हम अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत ही क्या हो गया, हमारा वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो गया, जिसकी वजह से हमारा एटम क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। होगा क्या कि कुछ मिनिमम एनर्जी की उसको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो आप मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देते हो या मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे देते हो, ठीक है, कि जिससे क्या हो जाए, मतलब जब आपने इलेक्ट्रॉन को जब कोलाइड किया, एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन विच ऑन कोलिजन, आपने जब इलेक्ट्रॉन का जब आपस में क्या किया, जब कोलिजन कराया, तो क्या कोलिजन हो गया तो क्या हमारा जो एटम है क्या वो हमारे एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा? नहीं, डिपेंड करता है कि उसको एनर्जी कितनी मिली है। तो अगर वो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तक पहुंच गया, अब ये देखो अलग अलग एटम्स के लिए ना अलग अलग है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली हम कुछ एक दो एटम्स की बारे में बात करेंगे, बाकी इतनी सारी बातों को आपको नहीं समझना है। सिंपल सा ऐसा समझो कि अगर वो एनर्जी उसको मिल गई, ठीक है, तो हमारा जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि हाँ, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएगा, और हम ये कहेंगे कि हाँ भाई हमारा जो एटम है वो एक्साइटेशन, मतलब कि उसकी जो मतलब अब वो अपने एक्साइटेशन कह सकते हो क्या,
मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एटम है वो अपने एक्साइटेशन पोटेंशियल में पहुंच चुका है। सिंपल एक्साइटेशन का मतलब समझ में आया। एक्साइटेशन का सिंपल सा मतलब है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ उसको पोटेंशियल दे दो जिसके थ्रू आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, जब वो इलेक्ट्रॉन जब आपस में जब कोलिजन करे तो जिसके थ्रू हमारा जो एटम है वो क्या हो जाए, एक्साइट हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है। सिमिलरली आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि भाई आयोनाइज्ड हो जाने के लिए, है ना, जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ आप उसको मतलब एनर्जी दे सको, है ना, जिस एनर्जी पर वो अपने आप को क्या कर ले, अपने आप को आयनाइज कर ले। आयनाइजेशन का मतलब समझते हो ना, जैसे कि अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे, जैसे कि भाई सोडियम है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जैसे हाइड्रोजन है। तो हम ये देखेंगे किसी एक्सपेरिमेंट का हम लोग जो एक है देखेंगे, तो जिस अमाउंट पर वो क्या हो जा रहा है, अपने आयंस को दे रहा है, आयोनाइज्ड कर दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज्ड कर दे रहा है, तो हम कहेंगे भाई हमारी उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगी। क्लियर है? ठीक है। तो ये आपको एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन पोटेंशियली समझ में आया। आयोनाइजेशन भी आपको जो है नोट में मिल जाएगा। बस केवल समझो, बात को समझो। देखो थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर हम बहुत ही छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो, आपको बस केवल इमेजिनेशन करना है। अब अगर आप कहो कि देखो ये चीज़ बेसिकली आपको लिखनी नहीं होगी, जो आपको नोट्स में जो मिलेगा ना बहुत बड़ी सी चीज़, तो वो आपको लिखनी नहीं होगी। हाँ, आप उसको पढ़ करके समझ सकते हो कि आखिर ऐसा क्या किया गया जिसके बेसिस पर किसी भी एटम के एक्साइटेशन और आयनाइजेशन पोटेंशियल को एक्सप्लेन किया गया। अब हर एटम का क्या होता है, अपना अलग एक्साइटेशन और अपना अलग आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। तो देखो पहली चीज, अच्छा ये जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे देखो चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सा बाई एक्सपेरिमेंटली समझते हैं, है ना। ये चीज़ें आप लिख लोगे, बाकी ये जो चीज़ हम जो बताने जा रहे हैं उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस केवल समझो कि आखिर इनको कैसे समझा गया। तो क्या हुआ कि एक जो है एक मरकरी एटम लिया गया, ठीक है। तो उस मरकरी एटम को लेने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि जैसे देखो हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पर हमारी जैसे हमें प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या पता है, प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि जैसे अगर किसी भी एटम में एनर्जी का अगर एक्सचेंज होता है, एनर्जी, अब देखो एक्सचेंज में दो बातें आएंगी। अगर हम बात करते हैं एक्सचेंज की, एनर्जी का एक्सचेंज, तो एनर्जी के एक्सचेंज में दो बातें आएंगी। एक आपका आएगा इमिशन और एक आपका आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दो बातें आएंगी, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। दोनों ही केसेस में एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है, फिलहाल। बट इमिशन वाले का हम ज़्यादा जो है मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इमिशन वाले का हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आप जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब देखोगे ना, स्पेक्ट्रम का मतलब भी मैंने आपको बताया कि एनर्जी जो इमिट्स हो रही है उसी को हम स्पेक्ट्रम के नाम से बोल दे रहे हैं। जब आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखोगे तो वो भी इमिशन को ही शो कर रहा है। एब्जॉर्प्शन भी होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में बहुत सारी आपको जो है सीरीज नहीं मिलती है ना। लेकिन इमिशन के केस में बहुत सारी सीरीज मिलती हैं, लाइट की बहुत सारी सीरीज मिलती हैं। अभी आप देखोगे लाइमन जो है इस तरीके से, बामर, इस तरीके से आप सारी जो है सीरीज पढ़ोगे। फिलहाल हम इसी में बात करने वाले हैं। हमने कहा सर एक्सचेंज, लाइट के एक्सचेंज की जब भी बात होगी तो आपको दो बातें याद रखनी है। एक्सचेंज में दो बातें आती हैं, इमिशन आता है और एब्जॉर्प्शन आता है। तो देखो प्लैंक्स ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि लाइट जो है कुछ भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व करती है, कुछ भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करती है, नहीं। वो एक सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्व करेगी और सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट्स करेगी। और वो सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, एच न्यू के फॉर्म में होती है, या फिर एच न्यू, या फिर 2h न्यू, या फिर 3h न्यू। इस तरीके से वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकती है या एनर्जी को इमिट्स करती है, इस फॉर्म में इमिट्स करती है। इनके बीच का कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब 1 है और 2 है तो इनके बीच का कुछ 1.5h न्यू ले लिया जाए, नहीं। ठीक है। तो इस अमाउंट में क्या करती है, एनर्जी को वो इमिट करेगी या एब्जॉर्व करेगी। अब इसके एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया गया, एक जो है मरकरी एटम लिया गया, ठीक है, मरकरी का एटम लिया गया। ध्यान से समझो, केवल कहानी की तरह समझो इसको, आपको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझो, नोट्स से भी ये लिखना नहीं है आपको। तो मरकरी एटम लिया गया और उस मरकरी एटम को हमने क्या किया, हमने एनर्जी दी, ठीक। तो अब जब हम उसे अगर एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने से देखो क्या होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एसेलरेट होंगे, और एसेलरेट होंगे तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। अब एनर्जी एब्जॉर्व होने की वजह से जब मेजर किया गया, मतलब जब ये देखा गया कि आखिर इस मरकरी के पास कितने जो है एनर्जी आई, ऐसा समझ सकते हो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए, उन बेसिस पर ये देखा गया कि मरकरी ने जो एनर्जी जो एब्जॉर्व किया वो देखो एक फिक्स्ड अमाउंट में एब्जॉर्व किया, जैसे कि 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इस तरीके से करते करते फिर 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उसने उस मरकरी एटम्स ने क्या करी, एनर्जी इतनी एब्जॉर्व करी, ठीक है।
और इस एनर्जी पर 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर हमारा जो मरकरी एटम था वो क्या हो जा रहा था, वो आयोनाइज्ड हो जा रहा था। तो इसका एक सिंपल सा ग्राफ बनाया गया, इन चीज़ों को समझाने के लिए एक ग्राफ बनाया गया। वो देखो ग्राफ कैसे था। तो मान लो हमने कहा कि हमारे पास ये मान लो मरकरी एटम है अभी कोई, ठीक है ना, और ये इसकी जो बता रही है ये एक ग्राउंड स्टेट में है। मतलब अभी भाई आपको पता है कि कोई भी अगर एटम है तो इनिशियली वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। तो अभी ये ग्राउंड स्टेट में है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है अभी वो ग्राउंड स्टेट में, कोई अभी एनर्जी नहीं दी गई। अब इनको जो है एक्सेलरेट किया गया, मतलब समझ लो कि इनको एनर्जी दी गई। तो देखो क्या हुआ कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, ये हमारा जो है ये जो लाइन है ये हमारी बना रही है क्या, ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को शो कर रही है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड, नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या है कि अभी इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर था और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। फिर कुछ और एनर्जी दी गई, तो और जब एनर्जी दी गई तो ये हमारे जो है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। बात को समझो थोड़ा सा। ये देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनों का उछलना और कूदना। इमेजिन कर पा रहे हो क्या कि किसी एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, वो अभी तो अपनी जो है ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होंगे, लेकिन जैसे उनको एनर्जी आपने दिया तो वो उछल करके दूसरे ऑर्बिट में चले गए और वहाँ चक्कर लगाने लगे। तो ये लाइन वही शो कर रहा है कि ये जो है दूसरे ऑर्बिट में चले गए, ठीक है। ये इसका जो है नेक्स्ट इसका एक्साइटेड स्टेट था। फिर थोड़ी सी जो है और उसको एनर्जी बढ़ाई गई, थोड़ी सी और उसको एनर्जी बढ़ाई गई, तो फाइनली जो है ना वो अपने कुछ और जब एनर्जी दे दी गई, जब उसको एनर्जी दे दी गई तो ये देखा गया कि इस एनर्जी के बाद, पर्टिकुलर इस एनर्जी के बाद हमारा जो मरकरी एटम है वो आयोनाइज्ड हो गया। तो जब देखा गया कि कौन से एनर्जी पर आयोनाइज्ड हुआ तो ये पता चला कि ये जो मरकरी एटम है वो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल पर जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल पर जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आयोनाइज्ड हो गया। दैट मीन्स हमारा जो मरकरी एटम है वो आयोनाइज्ड हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों स्टेट है, इन दोनों स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और इस फर्स्ट वाले देखो ये सारी की सारी वैल्यू प्रैक्टिकली देखी गई, ऐसा अभी कोई इंस्ट्रूमेंट, ये मतलब बोर से बहुत पहले की बात थी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू देखी गई कि आखिर भाई कौन से कितनी एनर्जी दे दी गई, कितनी एनर्जी दी गई, तो तब जाकर के ये ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है। तो ये दी गई, ये आपकी फर्स्ट वाली 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद दूसरी जो एक्साइटेड स्टेट थी वो कितनी थी, 6.67। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्व वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद एनर्जी देते गए और फाइनली एक ऐसी भी मतलब एक ऐसा भी समय आया, एक ऐसी भी एनर्जी हमने उसको दे दी कि उस एनर्जी, जैसे ही उस एनर्जी को उसने ऑब्टेन किया वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो आयोनाइज्ड हो गया, यानी कि हमारा जो एटम है वो क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। देखो यहाँ से एक हम लोग वर्ड यूज करेंगे बार बार, या फिर आपको ये कभी कभी वर्ड जो है समझ सुनाई देगा या फिर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ट्रांजिशन जब आप लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ोगे तो उसमें भी, हाँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अभी बचा हुआ है, इसके बाद जस्ट वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेरे ख्याल से आज जो है देखो फिनिश हो जाने वाला है, हो जाना चाहिए, और बाकी इसके आपने मेरे ख्याल से लगाओगे और रिवीजन करते रहो, ठीक है। रिवीजन करते रहो, बार बार आप सही बोलेंगे। देखो ट्रांजिशन का देखो मतलब क्या होता है कि आपने देखा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जा रहा है। तो ये जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये जो जाने का जो प्रोसेस है ना, ठीक है, इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, ट्रांजिशन। और इस ट्रांजिशन को हम लोग एरो के सिंबल के थ्रू दिखाते हैं। क्लियर हुआ ट्रांजिशन का मतलब। मेरे ख्याल से ये आपको इतनी बातें समझ में आई। ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी। मरकरी एटम्स को जो है, या फिर मरकरी एटम्स कह लो या मरकरी वेपर कह लो, ठीक है, मरकरी वेपर भी बोल सकते हो। तो इसको एनर्जी हम देते गए, साइंटिस्ट इसको एनर्जी देते गए, अपना वो इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे, वो क्या कहानी होगी वो तो आपको फर्दर बाद में पता चलेगा। फिलहाल बस इतनी कहानी इतनी समझो कि मरकरी वेपर था उनके पास, उन्होंने उस मरकरी वेपर को एनर्जी देना स्टार्ट किया, एनर्जी देते गए। तो जब 4.86 जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट उन्होंने जब एनर्जी दे दी तो उनको लगा कि अच्छा हमारा ये एटम क्या हो गया, एक्साइट हो गया। फिर थोड़ा सा और जब दूसरा एक्साइटेशन स्टेट कहाँ उनको मिला, 6.67। अभी वो एक्साइट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही 6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी मिल गई तो वैसे ही वो क्या हो गया, वो अपने दूसरे एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। एनर्जी और देते गए। फिर एक ऐसा भी एनर्जी आया, अब लगा कि अच्छा अब इस एनर्जी के बाद, यानी कि इस एनर्जी को देने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने मतलब फाइनली हमारा जो एटम है वो क्या हो जा रहा है, आयोनाइज्ड हो जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है, उस पूरे के पूरे एटम को छोड़ करके बाहर भाग जा रहा है। तो उस एनर्जी को हमने क्या दिया, आयोनाइज्ड एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी।
या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये इसका थोड़ा सा हम लोग को समझने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बना लिया। अच्छा, अब अगर आप देखो जब डेफिनेशन लिखोगे, एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन ये दोनों का तो आप लिखोगे, एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का तो लिखोगे, साथ ही साथ आप उसके साथ ये वाला ग्राफ भी बना लोगे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको? बना लोगे, है ना? ठीक, इतनी बात आपको सर समझ में आ गई। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, देखो अभी हमने ये जो एनर्जी स्टेट, यानी कि हमने ये जो सीरीज बनाई ना, ये हमने जो ट्रांजिशन बनाया है ना, ये हमने बनाया है कि जब हम किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तब। लेकिन जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ोगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका ये नहीं होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम इमिशन को दिखाते हैं। बात समझो, इसमें ये हमारा लाइन क्या दिखा रहा है? ये हमारा एब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एक्साइट हुआ, ये वो सारी चीज़ें। बट हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है इमिशन को समझते हैं कि इमिशन का ग्राफ कैसे बनाओगे, और इमिशन का ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है ना। आपको जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको इमिशन ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये कौन सा ग्राफ है? ये आपका एब्जॉर्प्शन ग्राफ है। क्लियर हुआ ये बात? ग्राउंड स्टेट से ये हायर स्टेट में जा रहा है, आयोनाइजेशन स्टेट में जा रहा है। अब इमिशन में क्या होगा कि ऑलरेडी आपने एनर्जी दे रखी है। बात समझो, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? तो नाउ सर हम बात कर रहे हैं इमिशन ऑफ लाइट की। ये चीज आपको ज्यादा हेल्प करेगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने में। ठीक, इमिशन ऑफ लाइट देखो क्या है। अब आपने जो है एटम को आपने एनर्जी दे दी, और आपका जो एटम है वो आपके आयनाइजेशन स्टेट में पहुंच चुका है, यानी कि उसने आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑब्टेन कर लिया। अब फाइनली 10⁸ सेकेंड के बाद वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, या मे बी डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में ना आए, किसी और स्टेट में रुक जाना चाहेगा, वो डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, तो देखो हमने कहा कि यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, इस चीज को आप बना ली होगी अपनी कॉपी में, बना लेना। ठीक है, तब थोड़ा सा आप जो है कंपेरिजन कर पाओगे। तो समझते हैं इस चीज को। मान लो हमने कहा सर कि हमारे पास ये हमारे उस एटम की लोअर एनर्जी थी, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा था, लोअर एनर्जी, है ना, लोअर एनर्जी स्टेट। ये कैसा चल रहा है यार, लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, ये हमारी जो लाइन शो कर रही है, ये हमारी लोअर एनर्जी स्टेट को शो कर रही है। आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अभी ना, मतलब मस्त रूप से अभी जो है कोई उसके पास कोई फिगर विगर नहीं है, मस्त कोई एनर्जी नहीं है, वो अभी अपने बढ़िया सा जो है स्टेबल वाले एनर्जी वाले स्टेट में क्या कर रहा है, मस्त अपना विचरण कर रहा है। ठीक, जहाँ उसको थोड़ा सा जो है एनर्जी मिली, मतलब दिखावटीपन, ऊपर भागा वो। ठीक है, वो ऊपर भाग गया था, अब उसको वापस आना है। फिलहाल हम इमिशन की बात करें तो इमिशन की बात का मतलब कि उसके पास जो है एनर्जी ऑलरेडी है, वो अपने एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक, अब देखो क्या हुआ कि मे बी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वो डायरेक्टली यहाँ पर ना आकर के, वो बस केवल जो है अपने किसी एक अपने उससे लोअर वाले एनर्जी में आ जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात समझना, इस वाले ये हमारा क्या शो कर रहा है, जो हमारा ये जो है हमारे आयनाइजेशन एनर्जी को शो कर रहा है। तो इसकी एनर्जी कितनी होती है? 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मान लो वो यहाँ पर नहीं आया, वो यहीं पर आकर के क्या हुआ, रुक गया। तो इस केस में यानी कि इस वाले की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यही तो होगी। ठीक है, तो एरो के निशान को आप ऐसे अब नीचे बनाओगे, या मे बी यहाँ पर ना आकर के जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली यहाँ से जो है यहाँ तक आ गया, यानी कि अपने जो है जो उसका जो सेकेंड, यानी कि इसको हम कितना बोलेंगे, आपका 10.4 से 6.67 वाले स्टेट में आ गया, फिर 10.4 से वो 6.67 में स्टेट में ना जा करके वो 4.86 है ना, देख लेना एक बार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले स्टेट में आ गया। या मे बी देखो, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो इस स्टेट, मतलब अपने एक्साइटेड स्टेट से जो है वो अपने मतलब आयोनाइजेशन स्टेट से जो है अपने एक्साइटेड स्टेट में आया होगा, और एक्साइटेड स्टेट से वो फर्दर फिर जो है अपने थर्ड यानी कि इस वाले स्टेट में आया होगा। ऐसा भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। या में भी ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली यहाँ से यानी कि अपने आयनाइजेशन स्टेट से वो डायरेक्टली क्या हो जाए, अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। या में भी ऐसा हो सकता है कि एक बार यहाँ आया होगा, फिर उसके बाद यहाँ से फिर वो जो है अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहता होगा। मतलब कि
कंटिन्यू नहीं है। इस बात को समझो, इस चीज़ को थोड़ा सा समझो, इस चीज़ को थोड़ा सा फील करो। हम ऐसे डायरेक्टली क्यों नहीं बना दिए कि नहीं ये डायरेक्टली आ जाता, नहीं डायरेक्टली नहीं है, मतलब उसकी एनर्जी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि वो जो है एक ही एनर्जी को लेता हुआ हमेशा चलेगा। 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो नहीं हमेशा हमेशा 10.4 इलेक्ट्रॉन को ही लेकर के चलेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही लेकर के चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। उसकी एनर्जी हर जगह चेंज होती जाएगी और एक फिक्स्ड अमाउंट में चेंज होगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अपने मन से कर दोगे। ये सब सारी की सारी जो है ना वैल्यू जो है ऑब्जर्व करी गई, बाई एक्सपेरिमेंटली, बाई थ्योरेटिकली, ये सब सारी चीज़ें प्रूव्ड करी गई हैं। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा समझना आप, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारा जो एरो, जैसे मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एक और देखो छूट गया, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ना, मे बी यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, तो फोर्थ है, ये फिफ्थ ट्रांजिशन हो गया और ये सिक्स ट्रांजिशन हो गया। तो ये जो ट्रांजिशन दिखा रहा है एटम का, ठीक है, तो अब जैसे हमने कहा ना कि भाई इसकी एनर्जी अलग अलग है ना, हर एक ट्रांजिशन की एनर्जी क्या है, अलग है। फर्स्ट से सेकेंड में आया, सेकेंड से मान लो इसमें आया, तो हर एक की ट्रांजिशन क्या है, अलग अलग है। तो ये जो अगर ट्रांजिशन की एनर्जी अलग अलग है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो भी क्या होगी, अलग होगी। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि इसकी वेवलेंथ अलग होगी, ये यहाँ से आया तो इसकी वेवलेंथ अलग होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी वेवलेंथ अलग होगी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी वेवलेंथ अलग होगी, ये अलग होगा, ये अलग होगा, क्योंकि एनर्जी अलग है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेवलेंथ पे क्या होगी, अलग होगी। तो यहाँ से कभी कभी पूछता है कि हम इस वेवलेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इस थर्ड वाले ये जो थर्ड वाली जो एनर्जी, यानी कि ये 6.67 से ये जो 4.86 में ये जो जंप किया या फिर जो इमिट हुआ, इमिशन ही तो कह रहे हैं ना, 6.67 से ये जो 4.86 में ये जो इमिशन हुआ इस इलेक्ट्रॉन का, तो इसकी वेवलेंथ कितनी थी। ऑब्वियस बात है इसकी एनर्जी अगर यहाँ से यहाँ तक कुछ और होगी तो इसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, वेरी कर रही होगी। हर एक ऐसे समझ लो कि हर एक ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ होगी ना वो अलग अलग होगी। तो अब हम उस वेवलेंथ को फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। इस चीज़ को हम लोग पहले वाले लेक्चर में, यानी कि जब जो बहुत सारा जिसमें डेरिवेशन टाइप से चीज़ें आई थी ना, हमने उसमें बहुत अच्छे से समझ लिया। तो समझते हैं इस चीज़ को फिर से। देखो थोड़ा सा जगह यहाँ पर हम लोग जो है ले लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि अगर हम ये कहें कि अगर हम किसी भी दो स्टेट की अगर हम एनर्जी डिफरेंस को लें, मान लो हम जैसे हम बात कर रहे हैं थर्ड वाले की, ठीक है, किसी भी दो स्टेट के अगर हम एनर्जी डिफरेंस को अगर लेते हैं तो सबसे पहले जैसे हमें क्या होता है कि उनके बीच का जो मतलब एनर्जी, यानी कि हम ये कहेंगे कि सबसे पहले तो आप इसमें जो है प्लैंक कांस्टेंट का जो है मतलब प्लैंक थ्योरी अप्लाई करो। दैट मीन्स जो एनर्जी होगा इज इक्वल टू वो कितना होगा, एच इंटू न्यू। एच का मतलब आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट होता है और न्यू आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, पर्टिकुलर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है। अब देखो अच्छा, इस न्यू का मतलब क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। आपने ये पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अब याद कर लो, बहुत काम आता है। सी अपॉन लैम्डा, न्यू का मतलब क्या है, सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। यहाँ से आप इस लैम्डा, आपको वेवलेंथ निकालनी ना, आप इस लैम्डा को इधर ले जाओ तो लैम्डा इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन डेल्टा ई। क्या आपको एच की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। सी की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। अब ये डेल्टा ई, अच्छा ध्यान रखना कि डेल्टा ई यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करोगे जूल में। मान लो आपने कहा सर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलो इसको समझाते हैं भैया। देखो चलो वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू जो आप रखोगे एच की वैल्यू आप बताओ कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। और इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है, इस एच की यूनिट क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड। अपॉन क्या रख दोगे, डेल्टा ई, ये रख दोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ई भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस इलेक्ट्रॉन मतलब मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा कि चलो ये हमारा जो डेल्टा ई है वो मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पता होना चाहिए ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। तो आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 और इंटू 3 इंटू 10⁸ अभी रख लेते हैं वैल्यू, बाद में आप जो है इनको पूरा सॉल्व कर लेना। और ये आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू डेल्टा ई भी तो रहेगा, नहीं समझे भाई। 5 का मल्टीप्लाई तो करोगे तो 5 इंटू दिस करोगे तो डेल्टा इंटू आपने दिस कर लिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना देखो तो आपको ये मिल जाएगा, आपको ये लेआउट मिलेगा, एक मिनट जाओ, ये आपको देखो मिल जाएगा 1 2, आसान है थोड़ा सा याद रखना, 1 2। अब अगर आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कैलकुलेट कर लो, नहीं तो इसको थोड़ा सा याद कर लो, 1 2 3 5। हाँ सर क्या बता रहे हैं, मतलब इसको याद करने के लिए, ठीक है अच्छी बात है, आप कैलकुलेट कर लो।
कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े समय के लिए आप याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12375 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन डेल्टा ई, ठीक है। और ये आएगा आपका किसमें, मीटर में। तो आप इसको कन्वर्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 12375 अपॉन डेल्टा ई मीटर, नहीं सॉरी एंगस्ट्रॉम। किसमें आ जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, है ना। अब भाई वेवलेंथ है तो हम एंगस्ट्रॉम में ही लेते हैं। अब आपको पता चलेगा कि ये इसकी एनर्जी अलग क्यों है, इसकी एनर्जी अलग क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ अलग अलग है। देखो अभी कैसे पता चलेगा, ये हो गया। अच्छा, अब बात करें अगर हम इस डेल्टा ई की, तो अब किसी भी एक स्टेट की ले लो। जैसे मान लो हमने कहा कि हम इस थर्ड वाले ट्रांजिशन की बात करते हैं, जब ये 6.67 से इसकी एनर्जी इमिट हुई और ये 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। तो अब एनर्जी का डिफरेंस कितना हुआ, तो 6.67 से कहाँ आ रहा है, 4.86 में आ रहा है। तो आप ये बता सकते हो क्या कि डेल ई इज इक्वल टू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻ कहाँ है, माइनस 4.86 है। इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 1.81। क्या कर दो, इस डेल्टा ई की वैल्यू जो है 1.81 आप रख लो। तो लैम्डा इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 12375 अपॉन 1.81 एंगस्ट्रॉम। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6837 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये जो ट्रांजिशन जो थर्ड है ना, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 6837 एंगस्ट्रॉम होगी। तो इसलिए उसकी एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो एनर्जी है वो भी क्या है, अलग है। देख लो हम लोग बहुत ही माइनर लेवल पर बात करें, हम समझ रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि हम लोग ना इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। ये सब हम किसकी एनर्जी देख रहे हैं, एक तो सर मतलब पहले तो सर एक तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, उसके बाद सर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए सर आपने इतनी बड़ी बड़ी एनर्जी लेवल बना दी है। तो हम उसको एकदम बहुत ही जूम करके देख रहे हैं, है ना। हाईली मैग्नीफाइड जो है, अब जो है जितना ज़्यादा बड़ा आप जो है स्पेक्ट्रोमीटर आप जो ले सकते हो, जितना मैग्नीफाइड स्पेक्ट्रोमीटर ले सकते हो आप, उससे देख रहे हो। आप उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो, वो चार्ज हुआ, चार्ज होकर के अपने आयनाइज्ड स्टेट पे पहुंच गया, फिर वहाँ से वो एनर्जी को इमिट्स करना चाहता है आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड, तो वो इस तरीके से इमिट्स कर सकता है। मे बी यहाँ से यहाँ, मे बी यहाँ से यहाँ, मे बी यहाँ, इस तरीके से जो है वो इमिट्स कर सकता है, बट कंटिन्यूस नहीं करेगा, ठीक है। मे बी डायरेक्टली यहाँ से यहाँ, कंटिन्यूस मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी जो है ना वो कंटिन्यूस नहीं रहेगी। तभी तो हम कह रहे हैं ना डिस्क्रीट, पहले हेडिंग समझ लो ना, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ही तो हम लोग बोल रहे हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम। फिलहाल हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, आपसे ये बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं, ठीक। एक बात आपको यहाँ से और थोड़ी सा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि आपने ये इमिशन जो है, इमिशन का ये आपने ट्रांजिशन बनाया है, आपने एब्जॉर्प्शन का भी ट्रांजिशन दिखा था, तो उसमें आपको बहुत ही कम लाइंस जो है, बहुत ही कम ट्रांजिशन देखने को मिले थे। जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन था एब्जॉर्प्शन वाले में बहुत कम था, लेकिन जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का मतलब समझ पा रहे हो ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये हमारा ट्रांजिशन है इसका मतलब। तो जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन इस इमिशन वाले में है वो ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि ये हर एक जगह से क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हमारी जो वो थी क्या, जिसको हमने कहा जो एब्जॉर्प्शन था, तो हमेशा एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होगा। ग्राउंड लेवल से वो या तो फर्स्ट एक्साइटेड में जाएगा, ग्राउंड से या तो वो सेकेंड में जाएगा, ग्राउंड से वो या तो थर्ड में जाएगा, इस तरीके से जा सकता है ना। लेकिन अब इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो हाईली एक्साइटेड से आ गया, से इसमें आकर के रुक गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो यहाँ जाएगा, या मे बी डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो ट्रांजिशन जो दिख रहा है ना, ट्रांजिशन जो लाइंस दिख रही है ना इस वाले केस में, इमिशन ऑफ लाइट में, वो ज़्यादा दिखेंगी एज कंपेरिजन टू एब्जॉर्प्शन वाले में। समझ रहे हो, एमिशन एब्जॉर्प्शन में कंफ्यूज नहीं हो गया ना। एमिशन का मतलब कि लाइट इमिट कर रहा होगा, लाइट इमिट कब करेगा, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा, मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आ रहा होगा। और एब्जॉर्ब का मतलब कि वो अभी फाइनली अभी जो है, मतलब अभी हमारा एटम इनिशियली रखा गया है, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो रहे हैं, और एक्साइटेड होते 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 हमारे फर्दर हायर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं, तो जिससे हमारा फाइनली जो एटम होगा वो आयनाइज्ड होगा। ये बात है, ये थोड़ा सा डिफरेंस समझो, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझो, फील करो, बताओ कमेंट करके, आप मेरे को बताओ कि हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में। देखो चलो बात समझते हैं, अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ठीक है। क्या है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो अब स्पेक्ट्रम का मतलब अगर आपको पता है तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब भी समझ में आ रहा होगा, है ना, कि ऐसा है। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का देखो मतलब क्या है कि अब हमें यहाँ से क्या है ना, डिफरेंट स्पेक्ट्रम की हमें सीरीज मिलने वाली है, ठीक है। कि मान लो हायर स्टेट से डायरेक्टली हमारे ग्राउंड स्टेट में चला गया, फिर हायर स्टेट से, ठीक है, सेकेंड में आ रहा है, फिर हायर स्टेट से थर्ड में आ रहा है, हायर स्टेट से फोर्थ में आ रहा है। क्या वो इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, जिससे हमें डिस्क्रीट एनर्जी मिल रही है। तो ये जो पूरी की पूरी जो सीरीज मिली, हमने इसको कह दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम सर्च किया गया था वो बामर के थ्रू सर्च किया गया था, है ना। वो नाम याद रखना, साइंटिस्ट का नेम है ये बामर है, और उन्हीं साइंटिस्ट के नेम पर इन सारे के सारे सीरीज का नाम रख दिया गया। लाइमन पढ़ोगे आप, बामर पढ़ोगे, सिंपल देखो, सिंपल पहले याद रखने की कोशिश करो, लाइमन, बामर, उसके बाद है आपका पाश्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड। ठीक है, हमें ऐसी सीरीज के नाम पढ़ने हैं, और देखो बहुत आसान है ये चीज़, समझ लेते हैं क्या है ये चीज़, है ना। तो आपको फिलहाल ये समझ में आया कि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलने वाली, हमें स्पेक्ट्रम की सीरीज मिलने वाली है। उसी स्पेक्ट्रम की सीरीज को हम लोग ने पूरा बोल दिया क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम हमारा होगा वो बेसिस होगा हमारे इमिशन पर। लाइट का जब इमिशन हो रहा होगा यानी कि वो ऑलरेडी हायर स्टेट में गया होगा, और वहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ यानी कि अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाह रहे होंगे, तो वो कैसे आएंगे वही हम यहाँ पर केसेस जो है, कंडीशंस जो है वो देखने वाले हैं। ठीक, तो आपको पहले नाम याद रख लेना है ना। सबसे पहले आपको जो नाम है, देखो सबसे पहले तो सर्च किया गया था बामर सीरीज को। बामर सीरीज ये लगभग आपके जो है बोर्ड से बहुत पहले, लगभग 1868 के ही आसपास सर्च कर लिया गया। फिर इनका जो है बाद में बहुत ज़्यादा फिर जो है और ज़्यादा इसके ऊपर वर्क किया गया 1900 के बाद। तो फिर हमें जो है 4-5 जो हमें सीरीज जो है देखने को मिली। ठीक है, तो आपको सीरीज से याद रखना है, सबसे पहले आप पढ़ोगे लाइमन के बारे में। ठीक है, लाइमन सीरीज आपको पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है बामर सीरीज, बामर BAL, उसमें L साइलेंट रहेगा, बालमर, है ना, बामर। उसके बाद पाश्चन के बारे में पढ़ना है, PASCHEN, पाश्चन सीरीज। उसके बाद ब्रैकेट सीरीज आपको पढ़नी है, BRACKET, ब्रैकेट। और उसके बाद एक और पढ़ना आपको पांचवा फुंड, PFUND, फुंड सीरीज आपको पढ़नी। ठीक है, ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। देखो इन सभी सीरीज यानी कि इन सभी स्पेक्ट्रम की हमें जो सीरीज मिलेगी, इन सभी स्पेक्ट्रम को हम उसी अपने जो है बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हम इसको समझेंगे। दैट मीन्स हम इसकी जो भी एनर्जीज, मतलब सीरीज की जितनी भी एनर्जी होगी, सीरीज की जो भी वेवलेंथ होगी, पर्टिकुलर किसकी वेवलेंथ क्या होगी, कितने तक वेरी करेगी, तो हम वो सारी की सारी वैल्यू निकालेंगे इस अपने फॉर्मूले से। 1/λ इज इक्वल टू, आपको ये याद आया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बताओ ये फॉर्मूला याद आया क्या, जहाँ पर R हमारा एक क्या होता था जिसको हम लोग बोलते थे रिडबर्ग कांस्टेंट, और 1/λ जो हम लोगों का होता है वेव नंबर। ठीक है, ये वेवलेंथ का मतलब वेव नंबर का मतलब समझ रहे ना, वेवलेंथ का जस्ट रेसिप्रोकल है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ भी आप इसको बोल सकते हो। तो इस बेसिस पर हमारी ये सारी की सारी जो भी हमारी ये जो भी सीरीज होगी, हम उसकी जो है फ्रिक्वेंसी या उसकी जो हम वेवलेंथ जो है हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो समझते हैं सबसे पहले हम लोग समझते हैं। पहले देखो हम लोग ना इन सीरीज को यानी कि इस स्पेक्ट्रम को हम लोग बना लेते हैं कि आखिर ये एग्जैक्टली स्पेक्ट्रम बन कैसे रहा। पहले ध्यान से सुन लो, पहले हम स्पेक्ट्रम देखो बनाते हैं, उसके बाद फिर आपको ये समझाएंगे कि आखिर ये स्पेक्ट्रम आपको बताना क्या चाहता है। देखो इसको हम लोग थोड़ी बनाने की जो है पहले कोशिश करते हैं, है ना। जैसे मान लो हमें यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया कि ये बेसिकली हम लोग इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग देख रहे हैं। कौन सा, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, याद रखो। तो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हायर एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है, हायर एक्साइटेड स्टेट से हम जो है अपने लोअर एक्साइटेड स्टेट में क्या आएंगे, मतलब अपने लोअर एक्साइटेड स्टेट की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक, ये मान लो हमारा ग्राउंड है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 है। ये हमारे एनर्जी लेवल को शो कर रहा है ना, हमारी फर्स्ट एनर्जी लेवल है या ग्राउंड कह सकते हो। उसके बाद ये हमारा जो होगा वो हमारा सेकेंड एनर्जी लेवल है। ठीक, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2। उसके बाद ये हमारा थर्ड होगा, n इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये लाइंस और क्या होती जाती हैं, क्लोज होती जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो एनर्जी लेवल है वो और ज़्यादा नज़दीक होती जाती हैं। n इज इक्वल टू 3, उसके बाद n इज इक्वल टू 3, उसके बाद यहाँ पर हमारा मान लो होगा कहीं n इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहीं हमारा होगा n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, और n इज इक्वल टू ये हमारा इधर होगा कहीं 6। ठीक, और भी बहुत सारे होंगे, 7, ठीक है, 8, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है ना, ओके। देखो और बना लो अगर जगह है तो। ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहले हमारा जो है वो हमें मिलेगा लाइमन सीरीज। कौन सा सीरीज मिलेगा, लाइमन सीरीज। पहले तो समझ लो, पहले थोड़ा सा ये फिगर को जो है हम लोग बना लेते, उसके बाद हम समझाते हैं कि सारी की सारी चीज़ें हैं क्या और आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, n इज इक्वल टू 6।
ओके देखो हम लोग जो है साथ में लेकर के चलते हैं ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, समझते हैं, चलो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। लाइमन सीरीज क्या है सर, ये लाइमन सीरीज कैसे बनाएंगे? तो लाइमन सीरीज के बारे में पहले समझो। लाइमन सीरीज कब मिला? देखो लाइमन सीरीज कहता है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है किसी हायर स्टेट से कहाँ आए, वो अपने फर्स्ट स्टेट में आए। समझ रहे हो? कोई भी हायर स्टेट से, फर्स्ट के अलावा, बात को ध्यान से समझो, किसी भी हायर स्टेट से, यानी कि फर्स्ट के अलावा किसी भी हायर स्टेट से अगर वो अपने फर्स्ट स्टेट में आता है, अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उस केस में हमें जो भी सीरीज मिलेगी हम उसे लाइमन सीरीज बोलेंगे। और ये जो हमें सीरीज मिलती है ये हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है। अल्ट्रा वायलेट रीजन आप मतलब समझते हो ना, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन क्यों बोला गया? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट रीजन वाले से क्या कर रही, मतलब अल्ट्रा वायलेट से क्या कर रही होगी, मैच कर रही होगी। तो लाइमन सीरीज में याद रखना है कि लाइमन सीरीज जो आपका होगा वो आपका यूवी रीजन में मिलेगा। क्या है लाइमन सीरीज, फिर से समझो। लाइमन सीरीज ये बोलता है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हायर स्टेट से, है ना, कहाँ चली जाए, फर्स्ट, मतलब कि अपने जो है फर्स्ट एक्साइटेड या सॉरी फर्स्ट स्टेट में जब चली जाती है तो उस केस में हमें जो भी सीरीज मिलेगी उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। मान लो, देखो भाई, आना किसमें, लाइमन में। क्या लाइमन का सिंपल सा इतना मतलब याद रखो कि लाइमन में आपको आना कहाँ है, आप किसी भी स्टेट, मान लो आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में होगा, लेकिन उसको आना कहाँ होगा, उसको आना होगा फर्स्ट स्टेट में आना होगा। मान लो कि मैंने कहा कि सेकेंड से हम आ गए फर्स्ट में, ठीक है, चलो इसी से बना लेते हैं, सेकेंड से फर्स्ट में आ गए। या मान लो थर्ड से हम लोग फर्स्ट में आ गए। थोड़ा सा क्लोज क्लोज बनाते हैं, बाकी और भी सारे के सारे सीरीज बनाने हैं, समझ रहे हो ना। उसके बाद मान लो हम फोर्थ, यानी कि ये भी हमारी हायर है, वन के कंपेरिजन में फोर क्या है, हायर ही तो है। मान लो हम फोर से जो है फर्स्ट में आ गए, ठीक, सब एरो का निशान रहेगा नीचे। फिफ्थ से मान लो जो है हम फर्स्ट में आ गए, फिफ्थ से फर्स्ट में आ गए। सिक्स से जो है फर्स्ट में आ गए। ये बात आप समझ पा रहे हो? तो इस केस में हमें ये जो सीरीज मिली इसी को हम लोग कह रहे हैं लाइमन सीरीज। क्लियर है? बस इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या कि हमारी जो हायर एनर्जी से, हायर एनर्जी स्टेट से, अब हायर एनर्जी स्टेट देखो क्या हो सकता है, तो हायर एनर्जी स्टेट मे बी, दैट इज हायर एनर्जी स्टेट का मतलब क्या है कि मे बी n इज इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, डैश डैश डैश, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हायर एनर्जी स्टेट से वो कहाँ चला है, टू लोअर एनर्जी में आ जाए। और कौन से लोअर में आ जाए, हमारे वो फर्स्ट वाले स्टेट में आ जाए, ठीक है। दैट मीन लोअर नहीं कह करके आप इसे बोल दो क्या, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, फर्स्ट एनर्जी स्टेट। तो इस केस में हमें क्या मिलेगी सर, इस केस में हमें लाइमन सीरीज मिलेगी, ठीक है। किसी भी स्टेट से स्टार्ट करो और उसको कहाँ पहुंचा दो, फर्स्ट एनर्जी स्टेट में पहुंचा दो। फर्स्ट एनर्जी स्टेट का मतलब क्या है, दैट इज n इज इक्वल टू 1 में आए। तो उस केस में हम कहेंगे सर हमारी ये जो भी ये जो हमें सीरीज मिल रही है ये हमारी लाइमन सीरीज है ना। वो कहीं से भी आ सकती है ना, 6 से हो सकता है, 7 से आ सकता है, कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट में आना चाहिए, है ना, एरो का निशान ये नीचे, मतलब ये ट्रांजिशन शो कर रहा है। 8 से आ जाए, ठीक है, कहीं से भी आ जाए। और ये जो हमारी है, ये मान लो हमारी nth है, ये कहाँ तक गया होगा, ऐसे ये ऐसे जो है वो nth तक गया होगा, है ना। तो nth से भी कहाँ आ जाए, फर्स्ट में आ जाए। तो इस केस में हमें जो भी सीरीज मिलेगी, जो भी पैटर्न मिलेगा वो हमारी लाइमन सीरीज होगी, ठीक है। लाइमन सीरीज मतलब समझ में आया। इस केस में अगर हम वेवलेंथ निकालें, सर कैसे पता चला कि हमारा ये जो है वो ये हमारा यूवी रीजन में मिला, तो इसके लिए फिर हम वही से अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू r, और 1 देखो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था आपको क्या, कि n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 का मतलब क्या है कि आपकी जो भी लोअर है, तो फाइनली वो लोअर में कहाँ, किस लोअर तक आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है यहाँ तक। अब ये जो n2 है ना वो फिक्स नहीं है। n2 देखो आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो आप फाइनली ये लिख दोगे 1/λ इज इक्वल टू किसके लिए, लाइमन के लिए। बात को ध्यान समझो, ये तो आपका मेन फॉर्मूला है, ये नहीं लिखना है आपको। आप ये लिखोगे 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और यहाँ पर आप ये बता दोगे कि वेयर n इज इक्वल टू 1 को छोड़ करके, है ना, ये वाला n, ये वाला जो n है ना, n इज इक्वल टू 2 3 4 डैश डैश डैश, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। ये 1 हो गया, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आ गया, लेकिन जो दूसरा वाला है वो n नहीं, वो 1 नहीं होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, समझ रहे हो। ये हमारी लाइमन सीरीज है, ठीक है। और जब हमने कैलकुलेट किया, मान लो
कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें, है ना, तो जैसे मान लो हम इस सेकेंड के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। हम इस सेकेंड देखो यहाँ से यहाँ तक कि हम जो है मतलब हम इस वाले सेकेंड वाले इस ट्रांजिशन की जो है हम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं। तो एन इज इक्वल टू आप कितना रखोगे, इसमें 2 रखोगे। हमने कहा फॉर, कह सकते हैं ये हमारा सेकेंड ट्रांजिशन है, ठीक है। तो फॉर सेकेंड ट्रांजिशन ये वैल्यू जब रख करके देखी गई, इस वाले में एन की जगह कितना रखोगे, 2 रखोगे। मे बी 2 रख सकते हो, मे बी 3 रख सकते हो, ठीक है। तो हमारी जो वेवलेंथ आई वो आई 9100, कितना था यार, एक मिनट भूल गया, 9100, हाँ ओके, 9012, सॉरी 9012 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपको जो है, नहीं ये है 1200, इतना भाई कम नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा 9000, तो गड़बड़ है या तो मैंने गलत कैलकुलेशन किया। 1 मिनट दो मेरे को, थोड़ा समय दो। ये आपका है 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन के लिए। यानी कि लाइमन में ये जो हमारा ट्रांजिशन होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला ट्रांजिशन जो होगा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होगा। पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी की बात करें, यहाँ से यहाँ तक आप डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले सकते हो, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर फर्दर यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। देखो आपने इसके पिछले वाले लेक्चर में आपने ये चीज़ देखा था कि किस तरीके से हम एनर्जी को निकालते हैं। एनर्जी का आपको फॉर्मूला याद है, आप ये बोलते थे R इंटू एच सी अपॉन एन स्क्वायर, ये याद आया। तो अगर आप फर्स्ट के लिए लोगे, अगर आप इस वाले फर्स्ट वाले एनर्जी स्टेट के लिए लोगे, तो आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, R इंटू एच इंटू सी अपॉन 1 स्क्वायर, माइनस में लेते थे। सेकेंड के लिए लोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस का R इंटू एच इंटू सी अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सेकेंड के लिए। थर्ड के लिए लोगे तो क्या लोगे, माइनस का R इंटू एच इंटू सी अपॉन 3 का स्क्वायर, समझ गए, इस तरीके से, एंड सो ऑन। ये आपका फॉर्मूला देखो कहाँ से मिला, ये आपका फॉर्मूला डायरेक्टली आपने इसके पिछले वाले लेक्चर में आपने जो देखा था, जो मैंने आपको बहुत सारा डिविजन कराया था, और लास्ट वाला टॉपिक जो है, लास्ट वाला आप जो फॉर्मूला देखोगे, तो ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो एनर्जी हमारी इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको यही वो बता रहे हैं कि इस केस में ये आपकी मैक्सिमम है लाइमन के लिए, है ना, ये मैक्सिमम है। उसके बाद अगर आप सबसे मिनिमम देखना चाहते हो, तो मिनिमम के लिए आपको जो एन इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट। एन इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट। तो आप ये बता दो कि हमारी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो हमारी कितनी आएगी। तो हमने इसको रख करके सॉल्व किया, तो ये आपको मिलेगी 912 एंगस्ट्रॉम, ये था उसका, ठीक है ना। ये हम लोग उल्टा लिख रहे थे, किसके लिए, फॉर अगर आप एन इज इक्वल टू क्या लेते हो, इनफाइनाइट, ठीक है ना। सबसे इनफाइनाइट के लिए आपको क्या मिलेगी, सबसे शॉर्टेस्ट मिलेगी। लाइमन के केस की हम बात कर रहे हैं, ये लाइमन वाला जल्दी से आप नोट डाउन करो, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है ना। नोट्स में भी अगर हमको अगर बढ़ा चढ़ा करके अगर दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही लिख दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, सिंपल। ये बताओ, ये लाइमन सीरीज आपको समझ में आया कि लाइमन सीरीज ये कैसे बन गया। तो लाइमन सीरीज में सिंपली आपको करना क्या है कि 1 को छोड़ करके किसी भी हायर स्टेट से हमारी जो मतलब स्पेक्ट्रम जो हमें मिल रहा है, वो कहाँ, हमारे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जो इमिट्स हो रहा है वो कहाँ तक डायरेक्टली इमिट्स हो रहा है, आपके फर्स्ट जो है एनर्जी स्टेट तक इमिट हो रहा है। तो उस केस में हमें जो भी ये लाइन मिल रही है वो सारी की सारी हमारी लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज आपको समझ में आया, और लाइमन सीरीज आपको पता, मैंने आपको बताया कि ये हमारी यूवी रीजन के अंडर में आती है ना। ये हमारा जो एंगस्ट्रॉम जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा यूवी रीजन का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमारी ये यूवी रीजन के अंडर में आती है। लाइमन हो गया, इसको मिटाते हैं यहाँ से, क्योंकि इसी में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं बामर के बारे में। मिटा दिया जाए, देखो मिटाते हैं। देखो बामर सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट है, बामर सीरीज ये बताता है कि कोई भी अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किसी भी हायर स्टेट से, ध्यान से वर्ड्स को सुनो, किसी भी हायर स्टेट से अगर वो सेकेंड स्टेट तक, सेकेंड एनर्जी लेवल तक आता है, तो उस केस में हमें जो भी लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगी हम उसको बामर सीरीज बोलेंगे। क्या हो गया बामर सीरीज में कि किसी भी हायर स्टेट से कहाँ तक आता है, सेकेंड मतलब ये जो है आपका सेकेंड एनर्जी लेवल तक अगर वो आता है, तो उसके हमें जितनी भी लाइंस मिलेगी हम उसको जो है बामर सीरीज कहेंगे। मतलब देखो कुछ इस तरीके से, मान लो थर्ड से आया सेकेंड में, फोर्थ से आया सेकेंड में,
5th से आया सेकेंड में, 6 से आया सेकेंड में, एंड समझ रहे हो ना, 7 से आया सेकेंड में, इस तरीके से 8 से आया सेकेंड में, और फाइनली इस तरीके से फिर NF कहीं से भी आए, लेकिन कहाँ आना चाहिए, वो सेकेंड जो है अपने एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट में अगर आ रहा है, तो इस केस में ये हमारी जो भी सीरीज मिली है इसको हम लोग बोल रहे हैं बामर सीरीज। और ये हमारी जो बामर, देखो बामर सीरीज ही हमारी जो है ना, वो हमारी विजिबल सीरीज होती है, मतलब ये हमारी विजिबल वेवलेंथ होती है, विजिबल, ठीक है। तो इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब देखो तो मतलब बामर सीरीज का मतलब समझ में आया। बामर सीरीज का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन कम डाउन या कम्स डाउन फ्रॉम हायर लेवल। अब हायर लेवल में कितना हायर, तो देखो दैट इज n इज इक्वल टू, अब 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 तो हमारा हायर इसके लिए रहा नहीं, तो n इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, सॉरी 1 कैसे होगा, क्या बात कर रहे हैं सर, 3 4 5 टेस्ट टेस्ट टेस्ट, कोई भी हायर हो सकता है ना। इलेक्ट्रॉन कम्स डाउन, ठीक है, फ्रॉम हायर, हायर कहाँ से, यहाँ से 3 से 4 से 5 से 6 से टेस्ट टेस्ट, ठीक, कहाँ टू, ये कह सकते हैं सेकेंड एनर्जी, सेकेंड एनर्जी तक अगर वो आ रही है ना, किसी भी हायर से सेकेंड एनर्जी तक आ रही है, तो हम कहेंगे कि हमें उस केस में बामर सीरीज मिलेगी। बामर सीरीज हमारी कैसी होती है, विजिबल हमारी जो है वो स्पेक्ट्रम होती है। इसके लिए भी सेम वही हम करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू आर, और 1 देखो ऑलरेडी यानी कि यहाँ पे जो लिमिट, मतलब जो लोअर लिमिट है, मतलब जो लोअर एनर्जी वो कितनी है, 2 है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, और -1/n²। अब n स्क्वायर का मतलब आपको पता है, ठीक, क्या हो सकता है, ये वाला 3 4 5 6, ये सब सारी की सारी चीज़ें। अब मान लो अगर हम जो है अगर हमें निकालना चाहें कि चलो ठीक है, इस बामर सीरीज की अगर हम एक वेवलेंथ की अगर बात करें, तो मान लो अगर हम n इज इक्वल टू जो है 3 रखना चाहते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 3, तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू, देखो कितना मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे ओवरऑल, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 6563 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और शॉर्ट के लिए मतलब ये हमारी इस सीरीज का क्या होगा, ये हमारी सीरीज का सबसे जो है लार्जेस्ट वेवलेंथ होगा, है ना। अगर हम बात करें n इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए, जिसमें आप जब रखोगे तो ये पूरी की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, तो आपको देखो ये जो वैल्यू मिलेगी आर, आपको रिडबर्ग कांस्टेंट, आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा 3646 एंगस्ट्रॉम फॉर n इज इक्वल टू 8। ओह सॉरी, रात का असर है, रात का असर सर स्टार्ट हो गया है, मतलब नींद आ रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो ठीक है, ये मिस हो गया था थोड़ा सा। नाउ थर्ड बार कर लेते हैं हम लोग पाश्चन सीरीज की, ओके, पाश्चन, PASCHEN, पाश्चन सीरीज, ओके। देखो पाश्चन सीरीज में क्या होगा कि हायर एनर्जी लेवल से, हायर हमारी एनर्जी से स्टेट से, है ना, मान लो जैसे इसको हटाते हैं इस चीज़ को, हायर एनर्जी स्टेट से, जैसे मान लो कि यहाँ से कहाँ आकर के फॉल होगी, आपके आपके थर्ड वाले एनर्जी स्टेट में आकर के फॉल होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से, तो हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ आकर के फॉल हो रही है, थर्ड एनर्जी स्टेट में आकर के फॉल हो रही है, तो हम इस सीरीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाश्चन सीरीज बोल रहे हैं। समझ में आ गई बात, है ना। थर्ड से मतलब हायर से कहाँ आ गई, थर्ड वाले में आ गई, ठीक है, थर्ड लेवल में आकर के फॉल हो रही है, तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि जो आपका जो हायर होगा, दैट मीन्स आप जो N2 लोगे वो क्या लोगे, आप लोगे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये सारी चीज़ हो सकती हैं। और N1 जो हो सकता है, यानी कि जो लोअर वाला जो होगा वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 3, यानी कि आप फॉल कहाँ करा रहे हो उस एनर्जी को, मतलब कहाँ हो रही है फॉल, उस 3 वाले पर फॉल हो रही है, क्लियर है। तो सिमिलरली इसके लिए जो आप लिखोगे 1/λ इज इक्वल टू
आर इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n², वेयर आप ये बता दो कि n² का मतलब क्या है, फिर वेयर n इज इक्वल टू क्या है। देखो n इज इक्वल टू क्या है, 3 से बड़ा, दैट मीन्स 4 है, 5 है, 6 है, 7 डैश डैश, ये सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से पास्टन हो गया। अब देखो पास्टन के बाद फिर क्या आएगा आपका, ब्रैकेट आएगा। तो ब्रैकेट के लिए चलो बता दो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए देखो क्या आ जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट से, हायर एनर्जी, ध्यान से बात को सुनना, हायर एनर्जी स्टेट से फोर्थ एनर्जी स्टेट पर अगर आकर के अगर कोई अगर मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फॉल हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो हमारी जो है ब्रैकेट सीरीज है। जैसे मान लो कि इस फोर्थ वाले पर आकर के फॉल हो, ऐसे ऐसे इधर से हायर से फोर्थ, हायर से फोर्थ, तो हम कहेंगे कि हमारी कौन सी सीरीज है, हमारी ये ब्रैकेट सीरीज है। क्लियर हुआ। अब इस सीरीज के लिए देखो आपकी जो हायर होगी वो कितनी होगी, यानी कि जो n2 होगा वो कितना होगा, 4 से बड़ा होगा, दैट मीन्स 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, डैश डैश, और जो n1 होगा यानी कि जो लोअर स्टेट होगा, यानी जहाँ पर फॉल हो रहा है वो कितना हो रहा है, n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 4 हो रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए भी आप जो है इक्वेशन लिख सकते हो, 1/λ इज इक्वल टू, आरी बात में यही सारी चीज़ें करनी, बस यही आपको बताना ही है। नाउ लास्ट आपका बचा क्या है, फुंड बचा। ठीक है, PFUND आप लिखोगे, फुंड सीरीज। फुंड सीरीज में देखो क्या हो जाएगा, सिंपल, कहाँ पर आप हायर से कहाँ पर फॉल कराओ, यहाँ फॉल कराओ, हायर से फिफ्थ वाले में फॉल कराओ। दैट मीन्स फुंड के लिए आप क्या करोगे, आप जो n2 है वो लोगे 5 से बड़ी, दैट मीन्स 6 लोगे, 7 लोगे, और n1 जो है वो कितनी लोगे, आप 5 ले लोगे। ठीक है ना, तो ये आपकी जो सीरीज मिलेगी आपको मिलेगी फुंड सीरीज। क्लियर हुई ये बात। ठीक, थोड़ी समय की कमी है तो आपको आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये आपका ये आपका जो है यूवी होता है, ये आपका विजिबल होता है, बाकी सारे का सारा आपका जो होता है वो इंफ्रारेड रेज के अंडर में आता है। ठीक है, कैसे पता चला, तो ये हम यहाँ से लैम्डा निकाल देते हैं, इसलिए हमें ऐसे ही पता है सारी चीज़ें चली। तो ये इतनी बात आपको समझ में आई, पढ़ लोगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ करके चीज़ों को ईजिली समझ सकते हो। या फिर मैंने जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको जो नोट्स में होंगे वही सारी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अपना कमेंट जो है बताओगे कि हाँ सर मेरे को समझ में आया या नहीं आया, जैसा भी होगा आप बताओगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।